तो जो ट्रेंड वहाँ चल रहा है मार्केट में, अगर वो आपको पता चल जाए तो उससे रिलेटेड कंटेंट बनवाओ। कंटेंट बनाने वाला तो बैठा हुआ है, वो एक्टर भी है, वो चमन बहार पिक्चर आई थी उसमें एक्टिंग भी किया हुआ है। चमन बहार पिक्चर आई थी ना, वो उसकी नेटफ्लिक्स में है। अच्छा, वो वहीं पर शूट हुआ है ना, जीतू रायपुर में की, ही। हाँ जीतू, हाँ। वो यूट्यूबर, यूट्यूब में जीतू जीतू चलता है ना। नहीं देखे हैं सर, ये लोग नहीं क्यों जानते, नहीं ये टीवीएफ तो। बैचलर सीरीज नहीं देखे हो? टीवीएफ, मतलब हाँ, टीवीएफ टीवीएफ देखे। देखे हो ना? हाँ, उसमें टीवीएफ बैचलर देखे। में जीतू वो आता ना, अभी वो आया था हाँ। बाहुबली, बाहुबली अच्छा। वाला स्पूफ आया था, उसमें जो बाहुबली बना था उसकी मूवी आई थी चमन बहार। उस चमन बहार में ये यूट्यूबर ने काम किया है। अच्छा, इसने हाँ, साइकिलिस्ट। हाँ ये साइकिलिस्ट उसमें एक्टिंग किया है चमन बहार में। तो नेटफ्लिक्स में है वो पिक्चर। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि तुम उस चीज को बना नहीं रहे हो, वो तो खुद भी नहीं बुना पा रहा, वो तो खुद नहीं बना पा रहे, ये बात तो है है। ना? तो तुम बनाओ ना उस चीज को कि क्योंकि भाई सर मैं देखो हम। उसका ब्लॉगिंग देखता था, सीधा रोस्ट करने का मन करता है। मतलब वो पता नहीं क्या कुछ भी कर रहे हैं सर वो। अब उसको, वो ना, देखो वो है मुंह, वो है मुंह, वो दिमाग नहीं है, अच्छा। वो मुंह है। तो वो क्या है ना, वो जाके खड़े हो जाएगा, बोल देगा कहीं पे भी। तो तुम्हारे पास ये बंदा चाहिए होता, तुम लोग कर पाओगे क्या ये चीज़ कि 10,000 लोगों के बीच में ऐसे खड़े होके शाहरुख खान बनने वाला काम? नहीं कर पाओगे नहीं ना। कर पाएंगे सर, सीधी बात है, नहीं कर, पॉसिबल वो है नहीं कर वो पाएंगे। काम मुंह का होता है। लेकिन ये जो खड़े हैं, ये जो 10,000 लोग के बीच में ऐसा करने वाला शाहरुख खान जो है, उसको जोकर ना लगा के या नमूना ना बना के उसको हीरो दिखाना, वो काम आप लोग का होता है। अभी आप जाके खड़े हो जाओ तो लोग बाग हंस देंगे, आपके दोस्त ही हंस देंगे, ठीक है? अभी आप जाके खड़े हो जाओ और आपके चारों दोस्त जो साथ में हैं वो वहाँ माहौल बना दें कि अरे क्या गजब लग रहा है भाई, तब क्या होता है? तब आपको वो बुरा नहीं लगेगा कि वहाँ 10 लोग देख के बुराई कर रहे हैं या हंस रहे हैं, वो बुरा नहीं लगेगा। वो चार दोस्त आपकी भलाई कर दे रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। ये ही होता है, आप लोग का काम यही चीज़ वीडियो में है। तो वो बंदा तो करने को रेडी है ना सब कुछ, आप उसको डेली डेली पेल दो। सर कंटेंट मज़ा नहीं आ रहा है, कंटेंट मज़ा नहीं आ रहा है, हम एडिट तो कर देंगे लेकिन कंटेंट मज़ा नहीं आ रहा। कॉन्शियस हो जाएगा ना। क्या करूं भाई, बताओ यार, तुम ही लोग बताओ, बताओ फिर उसको। बाकी यूट्यूबर लोग को देखना थोड़ा सा। पैसा तुम इसीलिए तो चार्ज करोगे ना उसको। तुम वो एक चीज़ बताएं, ये जितना चीज़ है, तुम पैसा मालूम है किस चीज़ का दे रहे हो? मेरी जो मैंने रिसर्च किया है ना, उसका पैसा दे रहे हो। उसके अलावा तुम किस चीज़ का पैसा दे रहे हो? यूट्यूब में भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एवरीथिंग अबाउट आफ्टर इफेक्ट, हाँ सर, एवरीथिंग पूरी अबाउट क्लासेस पड़ी सिनेमाटोग्राफी, हुई है पूरी सर। क्लासेस मिल जाएगी। हाँ। यहाँ अप्रोच करने का क्या है मालूम है? क्योंकि जब आप यहाँ नहीं थे, उससे पहले आप कंफ्यूज थे हाँ। कि आपको पता नहीं था कि शुरुआत यहीं से होती है या और भी कुछ है। क्लास तो 10 है, लेकिन क्या वो 1 से 10 तक ही एक्चुअल इंडस्ट्री में चलती है या नहीं चलती, ये नहीं पता था। तो क्या किए, ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो कि एक्चुअली ये सब चीज़ें इंडस्ट्री में दे रहा है। इंस्टीट्यूशन वही करता है, आपने उस जगह को ढूंढा। अब आप इंस्टीट्यूशन को पैसा किस चीज़ के लिए दे रहे हो? यही सारी चीज़ें यूट्यूब में भी अवेलेबल है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। लेकिन आप किस चीज़ का पैसा दे रहे हैं? कि मैं आपको ये प्रमाणित कर रहा हूँ कि ये चीज़ ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक नहीं है, बस। अगर समूचा चीज़ देखोगे ना तो आखिर में यही निकलेगा। मैं सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ, वो सब चीज़ें आपको दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर तो यूट्यूब भी सिखाता है ना? चलो, आप यहाँ बैठे हो, यहाँ में से आपको 1 to 1 एक
वो मिल जाता है। लेकिन आप खुद ही बताओ, आप वैसे मैं ऑब्लिगेटेड हूँ, मतलब आपने मुझे इसलिए पैसा दिया हुआ है कि मैं आपको ट्रेन करूँ, है ना। आप मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हो, लेकिन आप ही नहीं ले रहे हो। वो भी सोचो कि आप बैठ के यहाँ पे काम कर रहे होगे, 10 डाउट आएंगे, मेरे को 10 डाउट क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मैं क्लियर नहीं करूँगा तो एक्स्ट्रा पैसा दे, है ना। आप यहाँ हो, आप में से 10 क्या 50, जितना टाइम मैं यहाँ बैठा हूँ उतने टाइम तक आप पूरा 50 डाउट ले आओ, 50 डाउट क्लियर करना है। तो आप ही नहीं यूटिलाइज कर रहे हो पैसा देके उस चीज़ का, तो वो सामने वाला भी आपको क्यों अप्रोच कर रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज है। तुम जो बोलोगे वो उस पर विश्वास करेगा। तुम उसको बताओगे कि रुक जा, मेरे को 10 दिन दे, मैं तेरे को निष्कर्ष निकाल के देता हूँ, तुम 10 दिन रिसर्च मार दो, निष्कर्ष निकाल के दे दो। वो जो 10 दिन की एफर्ट है ना पढ़ने की, आज आप लोग इसीलिए थोड़ा डिले है क्योंकि पढ़ नहीं रहे। रीडिंग मटेरियल आपका नहीं है, मतलब आपको रीडिंग पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, रहा ही नहीं। सच बता रहा हूँ, यहाँ आपने फ्रेमिंग शॉट, एस्टेब्लिशिंग शॉट है, ऑनेस्टली बताओ कि यहाँ ये चीज़ करने के बाद जस्ट यहाँ से क्लास से बाहर जाके कौन सर्च करता है। और पूरा दिन एक खाली जाता है, पूरा दिन अल्टरनेट क्लास है, उस अल्टरनेट पूरे दिन में आप कितना स्कोर करते हो, मतलब पढ़ते हो इसको। ये वीडियो तभी ओपन होता है जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है, ये मेरे को पता है। पर वीडियो में मैं बताऊं तो कम से कम 1 या 2 लाइक बर मिल रहा है मेरे को, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि 1 या 2 ही पर्सन उसको ओपन करते हैं, बाकी उसको इग्नोर कर रहे हैं। दे चूज टू इग्नोर दैट कि डाटा मेरे पास है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन बाद में क्या होगा, ये डाटा हो जाएगा इतना सारा, अभी इतना सा है, अभी पढ़ूंगा ना तो दिन मेरे पास इतना है, डाटा इतना है, अब आगे चल के हो जाएगा डाटा इतना अधिक, दिन हो जाएगा। दिन तुम्हारा इतना हो जाएगा, फिर समय नहीं मिलेगा। यूटिलाइजेशन सबसे पहला पॉइंट है, यूटिलाइज करना समय को। समय को यूटिलाइज करने के लिए समय को मॉनिटर करना जरूरी है। फ्री ऑफ कॉस्ट एक एडवाइस दे रहा हूँ, जैसे ये डायरी बन रही है ना, ऐसी एक डायरी बनाओ और सच में प्रतिदिन का शाम को काम लिखो कि तुमने एक दिन में क्या किया, कितने घंटे में तुम क्या किए थे। तो एक आइडिया आ जाता है, इतना घंटा यहाँ से यहाँ तक मैं खाना खाने बैठा था, यहाँ से यहाँ तक इतने समय पे ऐसा बैठा था, अमूमन अप्रॉक्स इधर बैठा था, अप्रॉक्स उधर बैठा था। समझ आएगा कि तुमने प्रोडक्टिव काम जो है ना वो मात्र 1.5 घंटा या 2 घंटा किया होगा आउट ऑफ 24 आवर, जिसमें से 6 घंटा तो सोने का चला गया, जिसमें से 6 घंटा आप लोग नहीं सोते, आप लोग 8-10 घंटा सोते हैं, जनरल जो हम बात कर रहे हैं, है ना, 8-10 घंटे, जबकि 6 घंटा इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक, अब 1-1.5 घंटे में आपका प्रोडक्टिव क्या निकलेगा, आउटपुट आएगा ही कैसे। फिर हम सॉफ्टवेयर यूजर हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर को बस ऐसा यही करने वाले हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई, जब आप 1.5 घंटा काम कर रहे हो। एक वीक में 7 दिन होते हैं, अगर 12 घंटे के हिसाब से 7 का माना जाए तो कितना बना, 12 लगभग कितना जाता है, सत्ते 12 सत्ते कितना हुआ, 84, है ना। 84 घंटे हैं, मतलब 84 घंटे काम होना चाहिए एक हफ्ते में आपके लिए। 84 घंटा मतलब 12 घंटे प्रतिदिन आपको सीखना है ये, तब जाके 84 घंटा एक हफ्ते में काम होगा, तब आप एक आर्टिस्ट बनेंगे। संपूर्णतः आर्टिस्ट बनना है ना तो 12 घंटे काम करना होता है। मैं 14 घंटे काम करता हूँ प्रतिदिन, सवेरे 9 बजे से रात के 11 बजे तक, ये मेरा टाइम है। और 1 मिनट भी अगर मैं एक जगह से ज़्यादा दे देता हूँ ना
तो दूसरी जगह जो रहती है वो खिंच जाता है टाइम। वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, अब मेरे को पता चल गया इतना समय काम करते करते। 14 घंटे के बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को अभी और बहुत कुछ करना है ना, अभी बहुत सारी चीजें करनी है जो बची हुई है। तो आप लोग अभी कितना काम कर रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा प्रोडक्टिविटी का क्या क्या फायदा होगा ना उससे। सामने वाला जो है आप ही के साथ बैठने वाला बंदा कहाँ बैठा हुआ है, वैनकूवर में बैठा हुआ है, 15 लाख रुपए दे के बैठा हुआ है, आप ही की एज का, आप ही के जैसा एक और स्टूडेंट। अब वो 15 लाख खर्चा किया है और वहां पे मतलब 12 1 घंटा यूनिवर्सिटी में फेला जा रहा है, और आप यहाँ पे आराम से बैठे हुए 1.5 घंटा 2 घंटा काम करने के बाद बोलते यार बहुत काम कर लिया। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बोलते सर मैं तो पूरा दिन बैठ गया, पूरा दिन बैठ गया, बोलते हैं कि सर मैं तो पूरा दिन बैठ गया हूँ, पूरा काम क्या किए सर, समझ ही नहीं आया क्या करूँ। अब सोच लो सर समझ ही नहीं आया क्या करूँ, मैं तो पूरा दिन बैठ गया। मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, जो जनरल लोग ना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग के देश में युवा जो है वो उस तरीके के निखर के आर्टिस्ट क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि मॉनिटर नहीं करते आर्टिस्ट अपने आप को। इक्का दुक्का आर्टिस्ट हैं, वो क्या करते, यूट्यूब भी देखते हैं, ये भी देखते, वो देखते हैं, तो 2 4 प्लगइन मिल जाती तो आउटपुट सुंदर दिखने लगता है। लेकिन वो प्लगइन बेस्ड आर्टिस्ट हैं, वो उनका काम देख के आप बस बोल सकते हो, और वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि तुम मैनुअली बनाओ। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं बना सकते मैनुअली। यू कैन से समझे, डोंट बी लाइक दैट, वैसे मत बनो। आर्टिस्ट बनना है तो 12 घंटे देने होंगे, और आप जो काम उठाते हो ना, अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो वो 12 घंटे से ज़्यादा का काम है। मर्जिंग का उठाते हो, 3D ऑब्जेक्ट मर्ज होना चाहिए, एक वीडियो 2 वीडियो में आपस में मर्ज होना चाहिए। भाई मर्ज करना भी एक कला होती है, काटा हुआ वीडियो जोड़ दिया जाए ऐसा थोड़ी होता है। वो वो पकड़ने में ही 12 घंटे लग जाते हैं, फिर अप्लाई करने में लग जाता है टाइम, तब जाके निखरेगा ना। क्यों आपको कोई 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी दे रहा है वीडियो एडिटिंग के लिए, क्यों? वो इस चीज़ में कि जहाँ पे 14 घंटे 18 घंटे का काम है, वहाँ आप उसको 2 घंटे 2.5 घंटे में करके दे दे रहे हो, और सामने वाले को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही उस चीज़ के लिए। दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, फील्ड बिल्कुल खाली है, बहुत आसान है एंट्री लेना। बस मुश्किल यही है कि फील्ड के आगे ना एक दरबान बैठा हुआ है जो तुमसे ना ये मांगता है कि तुम कितना घंटे काम किए। एक हफ्ते में 84 घंटा, 4 हफ्ते में 324 घंटे, लगभग 328 कुछ बनेगा, नहीं 342 घंटे कुछ बनेगा एक महीने में। 342 घंटा एक महीना, और साल 3000, है ना, 3684 समथिंग समथिंग कुछ बनेगा ना, 36 पड़ा ना, 12 3 36, तो लगभग 3700 4000 घंटे आप दे करोगे का एक साल में। 4000 घंटे काम करोगे तब जाके वो सामने वाला दरबान बोलेगा हाँ एंट्री है। यूट्यूब में 4000 घंटे मांगता है मोनेटाइज करने के लिए, कंटेंट कितना होना चाहिए, व्यूअरशिप कंटेंट 4000 घंटे का होना चाहिए, टोटल व्यूअरशिप कंटेंट, इतने घंटे लोगों ने एंटरटेनमेंट लिया हो या ले सकते हो, इतनी कैपेसिटी चैनल में होगी तब आपको मोनेटाइजेशन मिलेगा। हालत ख़राब हो जाती, 6 6 महीना तो काम करते हैं, केवल प्लानिंग करते हैं यूट्यूब के लिए
किसी भी चीज़ को इंटरनेट पर फैलाने के लिए प्लानिंग करते हैं। देखते हैं क्या असर आता है। ठीक है, तो एस्टैब्लिशिंग शॉट हम लोगों ने देखा था प्रीवियस। हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, इसको मैं आपको दे दूंगा ये लिंक, है ना। शॉर्ट साइजेस के बारे में बात हो गई थी। आई हैव टोल्ड यू अबाउट सिंगल शॉट्स, टू शॉट्स हमने बता दिया था। ठीक है, टू शॉट्स भी हमने देख लिया था। ये बनाने हैं, ये चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप बैठ के अपना खुद बना सकते हो। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि इस क्लासेस के दौरान उसको कंप्लीट कर लो तो बहुत अच्छा है ना। 3 shots, a 3 shot features 3 characters in the frame। अगर 3 लोगों को दिखाना है तो उसके लिए 3 शॉट लगता है। 3 shots are really important in adventure films। एडवेंचर फिल्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और रियली एनी फिल्म दैट हैज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, बिकॉज इट इज़ एन इनॉर्मस टाइम ड्रेन टू शूट 3 सिंगल्स जस्ट टू शो एवरी कैरेक्टर, नॉट टू मेंशन जारिंग। इसका मतलब है कि किसी एक 3 जन है यहाँ पे बैठे, और अगर वो उनका कॉन्वर्सेशन हो रहा है सीन में, अगर मैं 3 शॉट ना लूँ तो मुझे इन तीनों से कम्युनिकेशन बैठाने के लिए मुझे तीनों का सिंगल सिंगल शॉट लेना पड़ेगा। अब तीनों में कम्युनिकेशन बैठाने के लिए तीनों का सिंगल शॉट लूँगा तो वो क्या होगा, कट 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 इतने सारे कट हो जाएंगे कि वो जारिंग इफेक्ट दे देता है ना, जिसमें हम देख नहीं पाते, वो एब्रप्ट लगता है। हम रुक रुक के इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर उधर, ज़्यादा कट्स अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए हम क्या सीन में से वो चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक, इसलिए 3 शॉट्स दिया जाता है। ये शॉट मूवी देखे हो, हैंग ओवर 3 है ये। हाँ ये देखे है ना, हैंग ओवर है। ओके, इसका नाम है इंटरव्यू। हाँ पहला वाला है इंटरव्यू। एक्चुअली में एक स्पूफ है, किम जोंग उनको जानते हैं ना, तो इस मूवी में उन लोग उसका मर्डर करते हैं। अब सोचो, कोरियन डिक्टेटर अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है, और उसके रहते रहते उसी के खिलाफ पिक्चर भी बना दिए। सोनी की पिक्चर थी, बैन पड़ गया था क्योंकि किम जोंग उनका डायरेक्ट नाम लेके ही बनाई गई थी, डायरेक्ट नाम लेके, और अभी भी नाम नहीं हटाए, है ना। तो नहीं हटाए ना उन्होंने नाम, तो उस पर जाके लोग मर्डर करते हैं उसका, किम जोंग, है ना, नॉर्थ कोरिया। तो देखने लायक इंटरेस्टिंग मूवी है, इसमें 3-4 कैरेक्टर्स एक साथ दिखाए गए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये शॉर्ट मैंने जानबूझ के लिया था क्योंकि ये 3 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मूवी के, दैट्स व्हाई आई चोज देम टू बी देयर। ओवर द शोल्डर शॉट, OTS, हम लोग ने सुना हुआ है इन शॉट्स के बारे में। अनदर एलिमेंट ऑफ कैमरा शॉट्स टू कंसीडर इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द शॉट। सीधी सी बात है, पर्सपेक्टिव होगा अगर सीन में तो डेप्थ आती है। डेप्थ आने के कारण क्या होता है, ड्रामा ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप डेप्थ नहीं देंगे कोई भी सीन में, चाहे वो कितना भी गहन टॉपिक हो, लेकिन अगर आप उसमें डेप्थ नहीं देंगे, पर्सपेक्टिव नहीं देंगे ना, तो उसमें वो इफ़ेक्ट जो ड्रामेटाइजेशन इफ़ेक्ट होता है ना, वो नहीं आता। ठीक है, यानी कि अगर मुझे 2 जन लोगों का क्या बोलते कॉन्वर्सेशन दिखाना है, और दोनों को मैं फ्रेम के राइट और लेफ्ट में बैठा दूं एक दूसरे को देखते हुए, तो सीन क्या हो जाएगा, पूरा फ्लैट। अब बात एक चल रही है, एक बोल रहा है कि माता श्री की डेथ हो गई है, और माँ हमारे लिए क्या थी, माँ मेरे लिए क्या थी, बहुत डेप्थ में बात कर रहा है, और आप चाह रहे हैं कि लोग उसको फील करें, है ना, चाह रहे हैं कि लोग फील करें, लेकिन वो डेप्थ आएगी ही नहीं सीन में, क्योंकि आपने फ्लैट फ्रेम रखा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो वो फील नहीं आता। अगर आप डेफिनेटली ऐसा कोई सीन जिसमें फील ना आए, तो देख सकते हो 90s मूवीज़ में जनरली जो कॉलेज सीन्स दिखाए जाते थे ना, जिसमें 2 लोगों की बात हो रही होती है, या कोई भी ऐसी मूवी जिसमें
पिता और बेटे की बात दिखाई जा रही हो और उसको फ्लैट सीन में लिया गया हो, लेफ्ट ली गई है। बहुत सारी ऐसी पिक्चर हैं जिसमें ट्राई करने के लिए उन्होंने लिया था, लेकिन उसमें कॉन्वर्सेशन बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि सीन फ्लैट था। तो आप ना थोड़ी देर तक के लिए देखते हो, फिर हट जाते हो। वो सीन ना हट भी जाएगा ना तो याद नहीं रहेगा कि वो हो क्या रहा था उस जगह पे। लेकिन जब आप ओवर द शोल्डर शॉट देते हो, यानी कैमरा जो है वो शोल्डर के ऊपर आ जाता है और एक कैमरा उसके ऊपर आ जाता है। कैमरा मतलब ऐसा रख नहीं दिया जाता है, ये समझ रहे हो ना? शॉट इस प्रकार से लिया जाता है कि फ्रेमिंग जो है वो ऐसी लगे कि शोल्डर के ऊपर है। तो वही हम समझाने के लिए बता दे, कैमरा शोल्डर में नहीं रख देना, नहीं तो दोनों एक्टर रखे हुए कैमरा और वो कर उनके लिए टिल्टेड एंगल पे लगा के कैमरा लगा देते हैं। तो इस सेक्शन से शोल्डर के ऊपर से फ्रेम मिलता है सामने वाले का चेहरा, और उसकी तरफ भी वैसा ही किया जाता है और कॉन्वर्सेशन पूरा शूट होता है। पूरा कॉन्वर्सेशन शूट करने के बाद आपको क्या बोलते एडिटर को दिया जाता है। तब एडिटर बस क्या करता है, जब मेरा डायलॉग हो रहा होगा तो सामने वाले के शोल्डर से मुझे दिखाएगा, जब सामने वाले का डायलॉग हो रहा होगा तो मेरे शोल्डर से दिखाएगा। बस ऐसे ही एडिटर करता रहता है, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, अब ये चीज जो है इसको बोलते हैं ओवर द शोल्डर शॉट। shows your subject from the behind shoulder of another character because it emulates perspective. It's common in conversation scenes. Normally conversation में बहुत ज़्यादा ओवर यूज किया जाता है। ठीक, इंटरव्यू जो देखते हो मूवीज, वो न्यूज़ के इंटरव्यूज, उसमें भी यूज करते हैं इनका। जैसे आप नरेंद्र मोदी का स्पेशल इंटरव्यू जो आता है ना, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, आप उसको देखोगे ना तो उसमें भी रेगुलर यूज करते हैं। स्विच होता रहता है कैमरा, दो सेटअप लगा देंगे, एक कैमरा सेटअप इधर एक उधर पे, यहाँ से उधर उधर से इधर। तो जब इंटरव्यू पूछता रहता है तो नरेंद्र मोदी के पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं, और जब नरेंद्र मोदी जवाब देता रहता है तो इंटरव्यू करके शोल्डर से दिखा देते हैं। हाँ, तो वो सेटअप जो है वो ओवर द शोल्डर शॉट कहलाता है। अब आ जाते हैं, द ओवर द शोल्डर शॉट्स कैन हेल्प टू प्रोवाइड ओरिएंटेशन एंड कनेक्ट द कैरेक्टर्स ऑन एन इमोशनल लेवल। ड्रामा सीन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हेयर इज अवर ब्रेक डाउन ऑफ द वेस्ट वर्ल्ड सीन एंड हाउ OTS शॉट वर्क सो एफर्टलेसली। इस मूवी में तीनों मूवीज पहचान रहे, कौन सी पहचान पाए? ठीक है, कल कौन सी पिक्चर देखी कल? तो लैपटॉप में, मतलब लैपटॉप चलाने का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ ना कुछ तो किए होगे लैपटॉप में, क्या कर रहे थे? मतलब ऐसे गोल गोल घूम के गार्डन में हाथ पे लैपटॉप मेरा दोस्त है ऐसे करके मूवी लगाए होगे, यूट्यूब लगाए होगे, सॉफ्टवेयर चला रहे थे। तो रेंडर निकाल के ग्रुप में भेजो तब तो पहचाने। ग्रुप में काहे नहीं भेजना मांगते, मुझे बताओ। ऐसा? अच्छा चलो, एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। आप भारत देश में रहते हैं, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ किस देश की है? जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है उसका मतलब, क्या होता है? कॉमर्स की हो ना? कौन सा? बायो की हो? तो फिर जीडीपी का मतलब भी तो बताओ उनको। कौन कॉमर्स वाला है? अच्छा गैप आ गया। अर्थ क्या होता है जीडीपी का? कैसा होता है? नहीं भाई, माय गॉड, ये तो कौन सा कॉमर्स पढ़े हो भाई? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है, जो इसको समूचा अगर हम कर दें, ये आपका देश की इनकम होती है सालाना, ठीक है? और इसको समूचा ये किया जाए कि मिडिल क्लास कितना कमाता है,
जहाँ मिडिल क्लास ज़्यादा होंगे वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि मिडिल क्लास ही एकमात्र ऐसी जनता होती है जो पैसा भी नहीं लेती और मेहनत भी ज़्यादा करती है और टैक्स भी भरती है। मतलब ये वो लोग होते हैं जिनका पूरा देश ही शोषण कर रहा होता है। बता दें, एक तरीके से सार्केस्टिकली बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें मिलेगा उतना ही पैसा जितना तुम काम कर रहे हो, जितना तुम्हारे जीने खाने के लिए जरूरी है, उतना ही पैसा मिलेगा। तुम ऐश नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जितना ऐश का पैसा है वो सब जाएगा सरकार की जेब में, टैक्स। तो तुम ऐश नहीं कर सकते, तुम्हारा जो बिल है तुम पे करोगे, सर्विस वाले को भी दे रहे हो, टैक्स भी भर रहे हो, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो देश को, उसका कोई भुगतान भी नहीं है। तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम बस देश के लिए काम करने वाले लोग हो, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। भारत में पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जीडीपी है, क्योंकि हमारे यहाँ मिडिल क्लास लोग हैं। तो अगर मोदी जी बोलते ना, अरे हमारे यहाँ तो जीडीपी ग्रोथ देखिए सबसे ज़्यादा है, तो वो अच्छी बात नहीं होती। लेकिन आपके टेलीविज़न वाले दिखाते हैं, देखिए मोदी जी के राज में जीडीपी सबसे अधिक है। तो भाई उसमें मोदी जी ने क्या किया, उसने तो जीडीपी ग्रोथ तो मिडिल क्लास फैमिली बढ़ा रही तुम्हारा, तो उनको मिलना चाहिए कुछ। तो उसकी जगह आपका बजट में क्या होता है, या तो गरीबों को दे दिया जाता है या अमीरों को दे देते हैं। मिडिल क्लास को क्या मिलता है, कुछ नहीं। लेकिन ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, आपने कभी सोचा ये चीज? नहीं, सीधी बात है। तो जब आपने सोचा नहीं, तो पिछले 200 साल से, 250 साल से, या 60 साल 70 साल हुआ है ना, अभी देश को 75 साल के ऊपर हो गया है देश को आज़ाद हुए, 74 है ना, 74 साल हो गया देश को। देश वैसा का वैसा ही चलता आया। मालूम है क्यों? क्योंकि किसी ने भी उठ के सवाल नहीं पूछा। अभी आपसे पूछे कि आप कब डालेंगे, तो आप बोले 2-4 दिन बाद। तो देश के लिए भी लोग यही कर रहे हैं, 2-4 दिन बाद पूछ लेंगे, 2-4 दिन बाद पूछ लेंगे। भाई मैं उठाया सवाल, ठीक है, इसके जवाब में मेरा देश मेरे को क्या बोलता है, 2-4 दिन बाद देख लेंगे। हमारे यहाँ होते हैं नेता लोग, उठते हैं बोलते हैं, 10 लोग बोल रहे हैं कि अरे देखो वो तो चोरी पना कर रहा है, वो तो चोर करके ले गया आपका पैसा, है ना। आप क्या करते हैं 2-4 दिन बाद? ये चीज फैक्चुअल है, अपनी हैबिट में डाल लिए हैं। आप क्यों नहीं डालना चाहते हो? यही बोल के ना कि सामने वाला कोई मजाक ना उड़ा दे, या शर्म आती है डालने में। सीधी बात है, शर्म आता है भाई डालने में, है ना। अब मुझे बताओ, अगर आपने अभी नहीं डाला वहां पे, 1 साल बाद डालोगे काम, तब भी यही सोचते रह जाओगे कि मेरा काम अच्छा भी है कि बेकार है, या सही है कि गलत है। जब डालोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा भाई? सीधी सी बात है, फेयर इनफ, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, जा भी सकते कि नहीं जा सकते? बैठे रहेंगे वैसे ही। इसी ये जो हुआ ना लेफ्ट करके ग्रुप, क्या है वो, एक तरीके से आपकी कमजोरी दिखा रहा है कि आप कमजोर हैं। 4 लोग अगर आप अपना ही अपना कर रहे हैं, तो आप अपना अपना क्यों नहीं कर रहे? छोड़ने से क्या होगा? छोड़ने से यही होगा कि आप उस बात से वंचित रह जाएंगे हमेशा के लिए, और दोबारा कभी अपनी प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम से डील करना है, इट्स नॉट अबाउट प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया जाए, है ना। बिल्कुल, दैट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है। ये पिक्चर जो है ना, ये देखने लायक पिक्चर है। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो ना, वो इसी के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। तो ये थी गॉडफादर। गॉडफादर में एक्टर जो हैं, ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं, क्या नाम है इनका? डिनेरियो, राइट। तो ये बहुत अच्छे लेजेंडरी एक्टरों में से एक है ना।
नीचे इनग्लोरियस बास्टर्ड, जो पिछली बार मैंने बताया था नाम, वो ये है इनग्लोरियस बास्टर्ड। दिख तो रहा है नाजी वाला सोल्जर लग रहा है ना। या शायद वेस्ट वर्ल्ड होगी। थीम बिल्कुल सेम है, ग्रेडियंट भी बिल्कुल जो ग्रेड लगा है ना वो बिल्कुल वैसे ही है, सेम है। तो देख लेना वेस्ट वर्ल्ड का होगा, शायद वेस्ट वर्ल्ड का ही होगा जो मैंने मेंशन किया है, तो उसका होगा। ये तो जोकर है, बेस्ट मूवी जोकर। आईएमडीबी में पहली बार किसी मूवी को इतना कितना मिला आईएमडीबी को 9.5 या 8 समथिंग मिला ना, 9.5 मिला है। मतलब एकमात्र मूवी होगी, बहुत चुनिंदा मूवी होती है जिसमें आईएमडीबी में उसको इतने स्तर पे मिलता है 9 हाँ। और एक्चुअल बैटमैन की एकमात्र मूवी होगी, मतलब बैटमैन सीरीज में अगर माना जाए इसको, तो इसने जोकर को बिल्कुल एक्चुअल जोकर प्रोजेक्ट किया है, जो कैरेक्टर है जोकर का। पर 17 साल से नीचे वालों के लिए नहीं है मूवी, तो सॉरी आप नहीं देख पाएंगे। अगर कोई 17 साल वाला है तो, सब 18 है तो देख सकते हैं पिक्चर। 17 है, 17 18 ना, हाँ बस ठीक। ओवर द हिप शॉट, OTH, ये भी एक तरीके का शॉट होता है। एंड ओवर द हिप शॉट इज सिमिलर टू ओवर द शोल्डर, वैसा ही होता है। इन दैट द कैमरा इज प्लेस्ड विद अ कैरेक्टर्स हिप इन द फोरग्राउंड एंड द फोकस सब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ एक्सेप्टेबल फोकस। शॉट देख के समझ में आ रहा होगा, कमर के साइड पे कैमरा का फ्रेम किया जाता है जिससे सामने वाला जो एक्टर है उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख सके। इसको क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं? यू विल गेन अ सिमिलर इफेक्ट फ्रॉम एन ओवर द हिप शॉट एज यू वुड एन OTS, दोनों में इफेक्ट सिमिलर ही आएगा। बट इफ यू हैव वन कैरेक्टर स्टैंडिंग एंड द अदर सिटिंग, नीलिंग और एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन दैट प्लेसेस द सब्जेक्ट ऑन अनइवन terrain, it will often suggest a power imbalance, power imbalance दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। This is benefit of blocking and staging your actors and camera. Blocking and staging जो है वो एक हमारी फील्ड में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। सीन की ब्लॉकिंग करना बहुत ही अच्छा होता है। ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है? ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि आप जनता को ज़्यादा फालतू चीज़ें ना दिखाएं अपने फ्रेम में, और केवल वही वही चीजें दिखाएं जिनको देखना है ना, तो वो सीन ब्लॉक कहलाएगा। सीन स्टेजिंग जो होती है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स को उन जगहों पे रखना है जिन जगहों पे कैमरा जो है ना वो जा सकता है। मतलब सीन में कैमरा की स्टेजिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, फ्रेम की बात कर रहे हैं कि फ्रेम अगर मान लो स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रेम यानी स्टिल है, एक जगह रखा हुआ है, तो कैरेक्टर तो आना जाना करेगा, वो तो डायनेमिक है। लेकिन प्रॉप्स कैसे रखे होंगे वो डिसाइड करेगा कि कैरेक्टर कौन सा ज़्यादा फ्रेम खाएगा, कौन सा कम फ्रेम खाएगा, यानी किसको स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया जाए, किसको स्क्रीन टाइम कम दिया जाए। ये चीज़ स्टेजिंग में डिसाइड होती है। अगर स्टेजिंग गलत कर दी जाए तो ऐसा होगा कि जहाँ मेन एक्शन हो रहा है जनता वहाँ देखने के बजाय कहीं और देख लेगी। ऐसा कोई सीन आपने देखा है? जो एग्जॉसिस्ट मैंने बताया था, है ना, उसमें क्या किया उसने, बिल्कुल आउटर स्टेज पे रखा उसको, कॉम्पोजिशन पे था वो, आपका ध्यान जाता लेकिन किसी का ध्यान नहीं भी गया। कौन था? वैशाली, उसका ध्यान नहीं गया, है ना, गौर से देखने से समझ। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेजिंग अलग की गई थी। हालांकि वो स्टेजिंग अच्छी थी, लेकिन उन्होंने स्टेजिंग के आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा। स्टेजिंग क्या होता है? वो जगह होती है जहां पे जनता ध्यान से देखेगी। उसने आउट ऑफ फोकस में यानी आउट ऑफ स्टेजिंग पे उसने प्रोडक्ट रख दिया। तो वो डर क्यों कैसे जनरेट होगा? वो डर ऐसे जनरेट होगा कि तुम तो सोचोगे कि मैं तो मूवी देख रहा हूं, तुम तो यही सोचोगे मैं तो मूवी देख रहा हूं,
लेकिन जब ये आए बाएं देखते देखते कहीं वो दिख गया भूत, और वो भी बिल्कुल ऑफ स्टेज, तब आपके अंदर एक डाउट फीलिंग आती है कि अरे यार, मैं क्या ये ऐसा ही था कुछ सेकंड के लिए। हाँ, मतलब क्या ये गलती थी या सही में ऐसा डाला गया, पर्पसली किया गया, या एडिटर की गलती थी। ये फीलिंग आपके अंदर डाल दी जाती है। आप ऐसे ही तो खेलते हैं। स्टोरी नरेशन क्या होता है, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा, तुम मुझे एक स्टोरी बताओगे। तुम्हारी स्टोरी रहेगी जेनेरिक, यहां से मैं वहां गया, और मैं उसी स्टोरी को इस तरीके से टेल कर सकता हूं जिसमें आप उस स्टोरी का समूचा सार तो ले रहे हैं, प्लस एंटरटेनमेंट भी खींच रहे हैं उसमें से, है ना। मैं बोला यहां से तुम बगल वाले कमरे में गए, ठीक है, अब ये स्टोरी है, तुमने बताया सर मैं यहां से उठा, बगल वाले कमरे पे चला गया, वहां जाके बैठ गया, जो भी। अब मैं अगर इसको बताऊं स्टेजिंग लगा के और स्टोरी नरेशन देके, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि प्रिंस यहाँ बैठा हुआ था, काफ़ी देर तक बैठा रहा, अब उसके अंदर उसे प्यास लगी, मान लो बॉटल लेने जा रहे थे, है ना, प्यास लगी, उसका गला सूखने लगा, माथे से पसीना गिरने लगा, थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि गला सूखता जा रहा है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि वो उठे, तो अपनी पूरी ताकत लगा के वो कुर्सी से उठा, और फिर यहाँ से गया दरवाजे पर, दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे उसको तुषार दिख गया। उसने सोचा तुषार से कुछ कहूँ, लेकिन रहने दिया और खुद ही बोला मैं ही ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से चले गया, वो वहाँ अंदर कमरे के गया, कमरे पे उसने देखा कि बॉटल है, उसने सोचा कि पानी पी लूँ, लेकिन बॉटल थोड़ी हल्की लगी, देखा तो आधा पानी था। एक घूंट में ही प्यास बुझ जाएगी, लेकिन मैंने बोला आधा पानी था। थोड़ा सा उसे बुरा लगा, लेकिन क्या करता, गला तो बहुत ज़्यादा सूख रहा था, तो उसने पी लिया, ठीक है। अब पी लिया, अब उसे तरावट मिली, अब उसे अच्छा लगा, फिर वापस आ गया, एंड सो ऑन सो ऑन सो। क्या हुआ, कितने सारे बिट्स मिल गए यहाँ से वहाँ तक जाने में। दैट इज स्टोरी नरेशन। यही चीज़ सिनेमेटोग्राफर अपने कैमरा फ्रेमिंग से करता है, जनता को थाली में सजा के देता है कि आप खा लो, जनता को मेहनत ना करनी पड़े, है ना। अभी जैसे मेरे सामने 3 प्रोडक्ट रखे, ठीक है, एक पानी बोतल है, एक कप है और एक रिमोट है, ठीक। अभी अगर मैं रिमोट को पीछे कर दूं, कप सामने रख दूं, तो क्या दिखेगा, बोतल दिखेगी और कप दिखेगा, सीधी बात है। अभी अगर मैं कप को पीछे कर दूं, रिमोट को सामने कर दूं, तो रिमोट और कप दिख रहा है, ठीक। अभी अब मैं कप लूं और रिमोट को भी रख लूं और बोतल भी रख दूं, अब क्या दिख रहा है, तीनों चीजें दिख रही हैं, सीधी बात है। दैट इज योर स्टेजिंग। तीनों दिखाने थे एक फ्रेम के अंदर पे, दिख नहीं रहा था, सीधी बात है, क्योंकि एक फ्रेम ही इतना है, इतना ही फ्रेम है। अब दिखाने के लिए क्या करूंगा, तो स्टेज करूंगा, मैंने 2 को ऑब्जेक्ट डाल दिया। ये इतना ही सरल है इतना ही सरल, लेकिन जिस वे में आप ये चीज करते ना, वो इसे कॉम्प्लिकेटेड बताता है या बनाता है। इंटरेस्टिंग कैसे बनाता है, जब मैं उसी स्टेजिंग को मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकूं। अगर मैं इसको यहां से मान लो, अगर इसको लिटा दूं एंड देन फिर इसके ऊपर में ये रखूं और फिर ऊपर में ये रखूं, this is way more interesting. Telling a story about a cup which is having a balance over in my bottle and also trying to lift remote. Interesting हो गया, क्यों, बिकॉज हमने आउट ऑफ ऑर्डिनरी जाके कोई चीज वहां पे कर दी।
स्टेजिंग इज दैट ओनली, ये स्टेजिंग वही है, बस प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्टैटिक माइंड से बाहर नहीं आते। आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो डेफिनेटली आप सीन क्रिएट कर पाएंगे, उसमें देख पाएंगे कि क्या चीज इंटरेस्टिंग है। हो सकता है रिमोट इंटरेस्टिंग ना हो, स्टोरी में है लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, दिखाना तो है ही, साइड में रख दिए या बीच में रख दिए। कम एरिया घेर रहा है, ज्यादा एरिया ये दोनों घेर रहे हैं। 3 लोग थे, 3 में से एक इंटरेस्टिंग नहीं था तो एक दूर में बैठते हुए खाना खाते हुए दिखा दिए, यहाँ पे इन लोग के बीच में चर्चा चल रही है। दैट इज योर स्टेजिंग, राइट? सो दैट इज द पॉइंट। और ये मूवी टॉम क्रूज की एक मूवी आई थी, आई थिंक मिशन इम्पॉसिबल का सीरीज की थी, या वैसी कोई एक स्पाई वाली पिक्चर आई थी उसकी, उसका है। हाँ नहीं, ये उसका है, मतलब एक स्पाई वाली एक और मूवी आई थी उसकी, उसका है। इसमें वो विलन सामने में रहता है और ये हीरो में रहता है, समथिंग लाइक दैट। इसको ना वो हैंड कप्स बांधे रहते हैं, वो जैक रीचर, जैक रीचर कुछ आई थी ना, ये पुरानी मूवी है, ये उसका कुछ पुराना वर्जन है। पीओवी शॉट, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, समझ गए ना आप, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। अ पीओवी शॉट इज अ कैमरा शॉट, अगर यूरोपियन मूवीज देखते तो ये पीओवी आप लोग समझ ही जाएंगे। A POV shot is a camera shot that shows the viewer exactly what that character sees. This transports the audience into the character. गेम में भी होता है, अगर डूम मूवी देखी होगी आपने, डूम जो कि गेम के ऊपर बनाई गई थी, उसमें पीओवी शॉट बहुत ही बेहतरीन पीओवी शॉट दिया है। जब वो हीरो जो है, वो रॉक उसमें विलन है ना, रॉक द ड्वेन जॉनसन जो है ना, वो विलन है डूम में। तो जब वो विलन बन जाता है ना, वो खुद को इंजेक्ट कर लेता है, तो वैसे ही ये भी इंजेक्ट करता है हीरो, और ये हीरो इंजेक्ट करता है। द बॉयज का जो हीरो है ना, मतलब हीरो इन द सेंस होमलैंडर नहीं, द बॉयज का वो लड़का जो, हाँ वो बिली, वो डूम का हीरो है, और जज ड्रेड मूवी का भी हीरो वही है। देखने लायक पिक्चर है दोनों। तो डूम पिक्चर में रॉक जो है ना, वो खुद को इंजेक्ट करता है और वो मॉन्स्टर बनता है, तब ये जो है ना, इसको भी इंजेक्ट किया जाता है। तो वही है, सिरम जो है वो एक को मॉन्स्टर और एक को सुपर हीरो बना देता है। तो ये सुपर हीरो लेके जो पीओवी दिखाए हैं, पूरा गेम को डिपिक्ट कर दिया है मूवी में। गेम डूम तो खेले होगे ना सबने? नहीं, ये गेम एक्चुअल में ना आपके स्कूलों के कंप्यूटरों में मिलता था, डाला जाता था स्कूल में। डूम, वर्चुआ कॉप, डूम, ये सब चीज़ें डलती थी। तो डूम जो है ना, वो बहुत पुराना गेम है। तो वो क्या था, फर्स्ट पर्सन व्यू गेम था, तो गन भर दिखती रहती, गोली चलाते रहो, मरते रहेंगे, है ना। तो उसकी पिक्चर है ये, तो उसको, हाँ डूम नाम है, डूम देख सकते हो, अच्छी है। तो वो पूरा लास्ट का सीक्वेंस बहुत बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शूट हुआ है, और उसमें वो पूरा वैसे ही जाता रहता है, कैमरा पूरा पीओवी में चला है, देखने लायक पिक्चर है। बीइंग जॉन मैल्कोविच, ये पिक्चर एग्जाम्पल में ऑस्कर विनिंग मूवी है, ये पूरी पिक्चर पीओवी में बनी है। जैसे रोमा पिक्चर पूरी वाइड एंगल में बनी है ना, ये पीओवी में बनी है पूरी की पूरी। एक इंसान किसी फेमस एक्टर के दिमाग में चला जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि एक इंसान, एक चूहे का जो ट्रैप होता है, वो होता है ना, चूहे का घर बन जाता है। अंग्रेजों के यहाँ क्या होता है, चूहे का वो पूरा जेरी वाला, देखे हो ना, टॉम एंड जेरी वाला घर जैसा, तो वो उसी के अंदर से देखता है, और जैसे ही उसके अंदर से देखता है ना, तो वो उस छेद के अंदर से उस व्यक्ति का पीओवी देख रहा होता है। वो टेलर रहता है, वो छेद में देखता है, और छेद के अंदर देखता है, तो अंदर ही चला जाता है छेद के, और छेद के अंदर से वो निकलता कहाँ पे है, सामने वाले के फेमस एक्टर के पीओवी पे से। बीइंग जॉन मैल्कोविच एक फेमस एक्टर है उसका।
तो वो पिक्चर देखने लायक है। अब सोचो क्या स्टोरी होगी कि एक टेलर जो है वो छेद में से देखता है, चूहे के छेद में से, और वहां से निकलता कहाँ पे, वो सामने वाले एक फेमस एक्टर जो है उसके जीवन में। और वो फेमस एक्टर ट्रू नाम यूज किया अपना, जॉन मैल्कोविच। हाँ देखना उसको मूवी, नाम ही पिक्चर का है बीइंग जॉन मैल्कोविच। एंगल, फ्रेमिंग समझ में आ गया, प्रीवियस जो यूज किए थे, एस्टैब्लिशिंग शॉट की फ्रेम, नॉर्मल फ्रेम्स, ओवर द शोल्डर, फलाना फ्लेम, ये वो फलाना, बहुत सारी चीजें जो थी। ले लेना, कोर्स मटेरियल है, आप लोग को शेयर कर दूंगा। पेन ड्राइव, और ले भी रहे हैं पेन ड्राइव इनसे, दीजिए दीजिए, आपकी पेन ड्राइव तो बहुत तेज भागती है भाई, दीजिए उनको, दौड़ाएगी, है ना। तो पीओवी शॉट जो है, एंगल जो है, एंगल बेसिकली कैमरा पोजीशन को दर्शाता है कि आप किस एंगल से ले रहे हैं, कैमरा की एक्चुअल पोजीशन का। फ्रेम में तो क्या चीज आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो सारी चीजें थी। अब आ गया एंगल का प्रॉब्लम पोर्शन। व्हाट एंगल टेल्स? एडवांस कैमरा शॉट्स आर दोज दैट इंडिकेट कैमरा एंगल एंड प्लेसमेंट। यानी कि एडवांस शॉट्स वो होते हैं जिसमें कैमरा एंगल और प्लेसमेंट दोनों की नॉलेज डली होती है, एंड आर ऑफन यूज्ड टू अफेक्ट द मूड और नैरेटिव ऑफ द फिल्म। मूड और नैरेटिव दोनों के अकॉर्डिंग होता है, डिपिक्ट किया जाता है, rather than indicate size and spatial awareness। यानी कि साइज और स्पाशियल, स्पाशियल यानी स्पेस की बात हो रही है, कितना स्पेस आपने दिया है, तो वो दोनों नॉलेज जो है वो फ्रेमिंग में होती है। ठीक, फ्रेम में हम स्पेस किसको देना है ज़्यादा, किसको नहीं देना है, फ्रेम का साइज कितना बड़ा है, यानी सीन का साइज कितना बड़ा है, ये सारा चीज़ फ्रेमिंग में कर लेते हैं। एंगल जो है वो ज़्यादातर मूड और नैरेटिव ज़्यादा जनरेट करता है, इसी की पोजीशन से जनता एक्सपीरियंस लेना शुरू करती है, कैमरा की पोजीशन से। सबसे पहला होता है आई लेवल कैमरा एंगल। एन आई लेवल कैमरा एंगल डज नॉट refers to when the level of your camera is placed at the same height as the eyes of the characters in your frame। यानी कैमरा का जो पोजीशन होगा वो आपके आई लेवल जितना ही होगा, आपका मतलब आप जिसको पोर्ट्रे कर रहे हो उसी के आई लेवल पे रखा होगा। हाँ, an eye level camera angle does not require the viewer to see the eyes of the actor, nor does the actor needs to look directly into the camera for a shot to be considered eye level। इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट आई लेवल पे कैमरा हो, या फिर एक्टर को कैमरा के अंदर देखना ज़रूरी नहीं है, बस उसके आई लेवल के आसपास ही कैमरा की पोजीशन रखी जाती है, होराइजन के, राइट। तो जहाँ पे उसका आई पड़ रहा है उसके नीचे नोज के साइड पे, या थोड़ा सा नीचे रख दिए या ऊपर रख दिए, लेकिन रोटेट नहीं करते, कैमरा का एंगल रोटेट नहीं होता, सीधा सीधा रख दिया जाता है, ठीक है। और एक्टर को देखना ज़रूरी नहीं है उसके अंदर। तो इससे क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एन आई लेवल, बेसिकली इससे आपका कम्युनिकेशन सीन के साथ ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सी मूवी है, दोनों मूवी एक ही है, एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड का सीन है ना, एलिस इन वंडरलैंड। हाँ नहीं, विली वोंका नहीं, विली वोंका में ना ये पूरा ये सब आंखें वगैरह नहीं थे, ये बाल नहीं, तो विली वोंका में ब्लैक हेयर रहते हैं, वाइट कलर का फेस और रेड कलर का सूट पहनता है वो। एक्टर को जानते हैं ना, कौन है? तो ऐसे ऐसे क्या ही कर रहे थे, जॉनी डेप, जैक स्पैरो। हाँ, जॉनी डेप, उसके सब रोल ऐसे ही हैं, अलग 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 आइकॉनिक रोल किया हुआ है, ये वो मैड हैटर का रोल किया है इसमें। हाँ, हाँ समझ, उसके सब रोल ऐसे हैं, मतलब जैक स्पैरो में जैसा दिखा है ना, मतलब पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में, वैसा वो आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। मैड हैटर का रोल बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल अलग तरीके से प्ले किया गया है। वैसे ही आप विली वोंका में जाओगे, है ना, चॉकलेट फैक्ट्री, द चॉकलेट फैक्ट्री, है ना,
तो उधर जाओगे तो विली वोंका का जो रोल उसने प्ले किया है वो बिल्कुल अलग है, एक में उसने ड्रैकुला का रोल प्ले किया है, ड्रैकुला का रोल बिल्कुल अलग है। एक्टर की बहुत सारे वेरिएशन है, और जबकि एक्टर एक्टर बनना ही नहीं चाहता था कभी भी। हाँ, जॉनी डेप नहीं बनना चाहता था, उसने एक, वो बोलता है कि बहुत ही अजीब वाकया हुआ, उसका सबसे अच्छा दोस्त था निकोलस केज। तो ब्रैड पिट नहीं, निकोलस केज दोस्त होगा ब्रैड पिट भी, लेकिन निकोलस केज के साथ ये चीज़ हुई थी कि ये ऑडिशन पे गया, मतलब ये म्यूजिशियन था ना, जॉनी डेप जो था, तो गया हुआ था कहीं पे, और इन लोग बजाने का बस ऐसे ही काम कर रहे थे, तो किसी होटल वगैरह में होंगे, बार वगैरह में बजा रहा होगा ऐसे ही, है ना, तो घर से भागा हुआ तो था ही, उसी टाइप का था, आउटलॉ हो गया था, तो बजा रहा था, तो उसको पता चला, उसके दोस्तों ने बोला कि तू क्यों नहीं जाके मूवी के लिए, यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं तो देना, तो निकोलस केज ने उसको बोला था कि तू क्यों नहीं जाके वहाँ देता, मैं भी जा रहा हूँ तो भी दे। गया, जाके दिया ऑडिशन, जो लाइन बोली गई थी बोल दिया, उसने कोई एक्टिंग, कुछ भी नहीं था उसको, कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं था उसके पास, gave it just like that, and then निकोलस केज के अलावा ये सेलेक्ट हो गया। हाँ, जबकि निकोलस केज कितना अच्छा एक्टर है, लेकिन निकोलस केज की जगह इसको सेलेक्ट कर लिए। वो मतलब वियर्ड है ना, मुझे पता ही नहीं है। और फिर जैसे ही पहली मूवी आई, दूसरी मूवी में मतलब उसको सेंचुरी का सबसे सुंदर एक्टर या मेल का वो लिस्ट निकलती है ना वर्ल्ड की, उसमें टॉप उसका मिल गया, अवार्ड मिल गया उसको। वो बोलता वियर्ड है, मुझे नहीं पता था कि मुझे मिलना चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि कभी ना ट्राई किया ना कभी देखा अपने आप को उस तरीके से। लेकिन उसके सब रोल जो हैं वो नेचुरल एक्टिंग है, इसीलिए वो डिपिक्ट करता, वो सोचता नहीं है कि मुझे वो कैरेक्टर ही बन जाता है पूरा, वो एफर्ट नहीं है, वो पूरा कैरेक्टर ही इटसेल्फ में पोर्ट्रे करता है। एक्टिंग बहुत तगड़ी है, तो देखेंगे। और वीएफएक्स तो दिख ही रहा होगा, रेड क्वीन का सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दिए, तो ये शॉट तो समझ आता है आई लेवल वाला कि ये आई लेवल पे रखा हुआ है मैड हैटर से जोड़ने के लिए, लेकिन ये शॉट में क्यों, ये शॉट में एक्चुअली में ना ये पूछती रहती है मेंढक से, किसने मेरा जूस पिया है, जो सिरप रहता है कौन ने पिया है ऐसे करके, तो मेंढक जो है वो बताता नहीं रहता, बटलर रहता है उसका, तो उसी के स्टैंडिंग हाइट पे कैमरा रखा हुआ है मेंढक के, ताकि आप ये फील करो कि आप दूसरे मेंढक हो, मतलब उसके बगल वाले मेंढक हो, तो आप वो पूरा सीन जब आप देखोगे ना तो आपको डर लगता रहेगा कि मेरे बगल वाला मेंढक मरने वाला, समझे? हाँ, वो फील वैसा आता है। The difference between an eye level and a shoulder level shot is determined by the middle portion of the frame. Middle portion आंख के आसपास होना चाहिए फ्रेम का, ठीक? Shot more accurately than the base of your camera body. You may have the base of your camera in line with an actor's shoulder, but the iris of the camera will be level with the eyes of the actor. कैमरा का जो आयरिस है वो लेवल होना चाहिए इसके आई लेवल पे, कैमरा की हाइट जो है वो बिल्कुल आई लेवल के आसपास सेट होनी चाहिए, ठीक? ज़रूरी नहीं है कि हर बार कैरेक्टर को सामने ही रखा जाए, वो आप साइड से भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो। हाँ, पोजीशन वो होनी चाहिए, वो पोजीशन की ही बात कर रहे हैं हम, मेन एंगल जो है वो पोजीशन की ही बात हो रही है। आई लेवल एग्जांपल के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप लोग देख सकते हो। When you create your short list, you should indicate that you want your shot to be set at eye level. You will be able to identify these key moments in your script and mark them for your future short list. यानी कि आप अगर ये सीन देखेंगे तो इस सीन को वैसे तो बता सकते हैं कौन सा है, करेक्ट, गेम ऑफ थ्रोन्स। तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स का स्टोरी बोर्ड है, या एक्चुअल में बोलूँ तो ये ब्रेक डाउन है उसके सीन का। अगर आप ये सीन देखे होंगे तो थोड़ा सा सिनॉप्सिस बता दूं जिसको नहीं पता है। ये समझ लो, वैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में हीरो तो होते नहीं हैं, है ना, तो सब बस इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं स्टोरी में। तो कभी आप हीरो हो गए, तो कभी ये हीरो हो गए, तो कभी वो हो गया, और जब ये हीरो होने वाले होंगे तो आप मर जाएंगे।
फिर ये हीरो, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फिर ये इंपॉर्टेंट, जब इनका काम खत्म होगा तो ये मर जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ऐसे चलता रहता है, सीन पूरा चलता रहता है ऐसे। मतलब एक दूसरे को स्टोरी ऐसी लिखी गई है कि जिसमें कोई भी एक्टर पूरा एंटायर इंपॉर्टेंट नहीं लेता है, ठीक है। तो ये जॉन स्नो नाम का कैरेक्टर है। जॉन स्नो का जब वॉर और में जाता है, वॉर में, तो उसको पता चलता है कि जो सामने वाला मतलब राजा है या जो भी सेनापति है सामने वाला, वो उसके भाई को हेल्ड कर लिया है, मतलब उसका भाई उसके पास दिखता है। तो वो जब देखता है दूर से सेना को, तो उसको गौर से देखता है वो, तब उसको नजर आता है कि उसका छोटा भाई जो है वो उसके साथ खड़ा है, और वो उसके छोटे भाई को छोड़ता है कि जाओ तुम्हें छोड़ा, और जैसे ही वो जाते रहता है ना, तो पीछे से तीर लेके खड़े हो जाता है। वो सीन बहुत इंटेंस है, आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि उसमें होता क्या है। और जॉन स्नो फिर अपनी घोड़े को लेके दौड़ता है उसके पास भाई को देखने के लिए। तो वो स्टोरी वैसी है। शॉर्ट 01 व्हेन, पूरा शॉर्ट कैसा लिखा गया है, तो शॉर्ट 01 व्हेन जॉन स्नो रियलाइजेस रैमजे हैज हिज ब्रदर ऑन द एंड ऑफ अ रोप। ये रैमजे है और ये उसका भाई है। द फिल्म मेकर्स यूजेस द हाई एंगल शॉट टू डिमिनिश जॉन्स पावर। यहाँ पे क्या है, हाई एंगल शॉट लिया गया है। देखो लिखा कैसे गया है, स्टोरी बोर्ड को देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है सी यू, यानी कि नहीं, हाँ बोलो बोलो क्या, सी यू, इतनी अंग्रेजी तो सभी को पता है, तो वहां सी यू क्यों लिखा है फिर, और सी यू SEEYOU नहीं लिखा है, सी यू क्लोजअप, क्लोजअप है। आई लेवल, आई लेवल एंगल, सिंगल फ्रेमिंग क्या हुई, सिंगल फ्रेमिंग हुई, स्टैटिक, कैमरा स्टिल है, ना ट्रैक हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक। आगे सी यू क्लोजअप, HA हाई एंगल, सिंगल पैन, कैमरा पैन हो जाएगा, पैन इंफॉर्मेशन यानी कैमरा शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे लिखी जाती है स्टोरी बोर्ड। नीचे पे आई लेवल जॉन स्नो लिखा हुआ है, हाई एंगल जॉन स्नो लिखा है। जॉन स्नो एक्चुअली बता रहा है कि कैमरा जॉन स्नो के ऊपर रहेगा, ठीक। शॉट 3 क्या है, MS मीडियम शॉट, LA लॉन्ग शॉट, अभी मीडियम शॉट करे हो फिर लॉन्ग शॉट बोलोगे, लॉन्ग एंगल क्या होता है, कोई चीज होती लॉन्ग एंगल, लो एंगल, हाई, HA मतलब हाई एंगल, LA मतलब लो एंगल। शोल्डर लेवल, ओवर द शोल्डर नहीं, शोल्डर लेवल। आई लेवल में कहाँ फ्रेम था, आई के सेट, कैमरा सेट था, तो इसमें पोजीशन कहाँ सेट हुई, शोल्डर पे, शोल्डर के साइज में पोजीशन हुई कैमरे की, ठीक है। शोल्डर लेवल पे कैमरे की पोजीशन यानी ट्राइपॉड को थोड़ा ऊपर करके शोल्डर लेवल कर दिया गया। स्टैटिक चेंज नहीं होगा। शोल्डर लेवल रैमजे, मतलब किसके लेवल पे रखना है, रैमजे के, इसके नहीं, इसके रैमजे के लेवल पे रखना है, ये मेंशन रहेगा स्टोरी बोर्ड में, डायरेक्टर के पास रहेगा वो चीज। मीडियम शॉट यानी वेस्ट और हेड, हेलो अमन दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज, चालू कर देंगे। We are in a very depth of something, so let's discuss that and then we'll start. टू शॉट समझे, दो कैरेक्टर, LA लो एंगल, डच लेफ्ट, अब ये नहीं समझे, आगे समझाऊंगा। डच का मतलब होता है कैमरा जो है ना ऐसा कर दिया जाता है तिरछा, कैमरा नहीं नहीं, मतलब ऐसा है ना कैमरा, फ्रेमिंग ऐसी होगी ना, तो कैमरा ना ऐसा तिरछा लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, तिरछा लगा देते हैं उसको, डच एंगल बोलते हैं। आगे बताऊंगा। स्टैटिक
लो एंगल रैमजे के लो एंगल पे रखना है। यहाँ उसका पूरा दिया हुआ, रैमजे एज द अपर हैंड एंड दस द फिल्म मेकर यूजेस अ हाई स्लाइटली लो कैमरा एंगल। यानी देखो कैमरा जब आप ऊपर रखते हो ना तो एक्टर में पावर खत्म हो जाता है, एक्टर कमजोर दिखता है। यहाँ देखो ऊपर रखा हुआ है तो एक्टर कमजोर दिखेगा, नीचे रख दोगे कैमरा तो एक्टर पावरफुल लगेगा, क्योंकि आप आ जाते हैं नीचे की स्थिति में, आप नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं तो आप अपने आप को कमजोर मानते हैं। और जब ऊपर देखते हैं, ऊपर से आप देख रहे होते हैं तो फाइटिंग भी करते हो कभी कभार, जब कभी करे होगे तो पहले यही ना देखे होगे कि सामने वाला जो है वो ऐसा है कि ऐसा है। पहला ध्यान यही जाता है ना कि ऐसा है तो फिर चढ़ के बात करेंगे, ऐसा है तो थोड़ा सा समझा के बात करेंगे, है ना। बस वही कैमरे के साथ भी होता है। और फिर जहाँ दिमाग घूम गया तो फिर क्या ऊपर क्या नीचे, वो एक अलग बात, वो अलग बात है। लेकिन जब तक चित्त रहता है तब तक तो आप यही देखते हो ना कि ऐसा है कि ऐसा है, सीधी बात है। तो जब चित्त रख रहे हो तो जनता भी चित्त लेके ही आएगी, तो आप भी उसको दोगे कि हाँ भाई देखो ऐसा और ऐसा। The filmmakers uses a slight Dutch angle paired with a low angle. यहाँ पे this cinematic language empowers but also informs us that this is a villain. इससे और पता चलता है डच एंगल ऐड करने से कि जो सामने जिसको देख रहे हैं वो evil entity है। डच एंगल बिल्कुल अलग होता है, वो जनता को ना अनसेटलिंग पोजीशन पे रख देता है। लो एंगल शॉट। In cinematography, a low angle shot is a shot from a camera angle positioned anywhere below the eye level line. Eye की line से कहीं पे भी नीचे, pointing upward. It can even be below the character's feet, which is called an extreme low angle shot. यानी ये लो एंगल भी हो सकता है, यानी आई लेवल से नीचे रख के ऊपर लिया गया, और या फिर जमीन पे पैर पे भी रख दिया जाएगा और एंगल से ऊपर लिया जाने वाला शॉट, तो एक एक्सट्रीम एंगल हो जाता है। ये नॉर्मल लो एंगल शॉट है और ये एक्सट्रीम, ये है इनग्लोरियस बास्टर्ड। हाँ ठीक है। तो ये जो मूवी है इसमें देखो ये पैर के पास रख के लिया गया है, ये भी लो एंगल है, ये एक्सट्रीम लो एंगल है, ये लो एंगल है, दोनों का एग्जांपल इधर पे दिया हुआ है। ठीक, अगर ये खड़ा होगा तो पैर दिखेगा। ठीक, इफेक्ट्स ऑफ लो एंगल, क्या इफेक्ट आता है? लो एंगल शॉट्स आर ऑफन यूज्ड टू कन्वे पावर एंड डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट दैट पावर कैन बी गुड थिंग और बैड थिंग। ठीक है, इसलिए थॉर की मूवी में जब थॉर को दिखाते तो लो एंगल से दिखाया जाता है ताकि थॉर को पावरफुल दिखाया जा सके, है ना। एग्जाम्पल्स ऊपर में राइजिंग एरिजोना है, ये एक उसका, ये सीन में क्या होता है कि ये जो वो है क्रिम्सन है, यानी कि लूट करने वाला एक मराउडर है ना, ये कोई विलन नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे एक ऐसी बीच में एक सीक्वेंस दिया है कि ये आ जाता है दोनों बंदूक लेके और बिल्कुल पावरफुल उसमें खड़ा रहता है कि अब होगा अब होगा, और बहुत जल्दी मर जाता है। कॉमेडी सीन था ये पावर में उसको दिखाया है, लेकिन वो बहुत जल्दी मर जाता है। और इनग्लोरियस बास्टर्ड्स है ना, बास्टर्देज, देश बास्टर्ड्स नहीं, बास्टर्देज है ना, तो वो है। हाई एंगल शॉट, हाई एंगल शॉट इज व्हेन द कैमरा लुक्स डाउन ऑन द कैरेक्टर और सब्जेक्ट फ्रॉम एन एलिवेटेड पर्सपेक्टिव, यानी कि ऊपर रखा हुआ जाता है, जिमी जिप में ऊपर से लिया जा सकता है ना। तो एक क्रेन भी होती है, कैमरा की क्रेन होती है, तो उससे कैमरा ऊपर लेके भी शूट लिया जाता है। ठीक है, हाँ बहुत जगह है भाई, बहुत चीज होती है। फ्रॉम एन एलिवेटिव पर्सपेक्टिव, this is usually achieved by placing the camera higher than the subject and then angling it down on them, यानी कैमरा कैरेक्टर की हाइट से ऊपर कैमरा रखते हैं और एंगल करते हैं कैरेक्टर की ओर। ठीक है, इसको हाई एंगल बोलते हैं। This can range from shallow angle just above eye level all the way directly above the subject, यानी आँख से थोड़ा ऊपर रख के भी वैसा लिया जा सकता है, और या ऊपर में पूरा कैरेक्टर की हाइट के ऊपर से भी लिया जा सकता है।
ठीक है। नैरेटिव हाई एंगल क्या होता है? दिस इज व्हेन अ डायरेक्टर यूजेस अ हाई एंगल शॉट टू शो थिंग्स दैट वुड बी हार्ड टू सी फ्रॉम एनी अदर एंगल। यानी कि डायरेक्टर ऐसी जगह पे हाई एंगल यूज करता है जिस जगह पे कोई और एंगल से वो चीज दिखाई ही नहीं जा सकती, इसलिए उसको नैरेटिव हाई एंगल बोलते हैं। ठीक। इट इज ऑफन यूज्ड इन बैटल सीक्वेंसेस और व्हेन शोइंग अ लार्ज स्पेस दैट हैज अ लॉट ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स ये मैड मैक्स फ्यूरी जो आप मूवी देखे हो हाँ मैड मैक्स, उसका सीन है। उसी का सीन। इसमें क्या होता है, ये जो स्मोकर रहता है, क्या डिक्टेटर। डिक्टेटर रहता है, जो ये डिक्टेटर अपनी आर्मी को देख रहा है, ये उसके नीचे पूरी आर्मी है उसकी, आर्मी। ये लोग हैं। हाँ आर्मी नहीं, वो जो स्लेव्स रहते हैं ना। स्लेव्स मतलब उतना पूरा वो देख रहा है। हाँ वो उन लोग का सीन आता है, उन लोग को पानी चाहिए रहता है, तो वो हाँ, चलता है, पानी गिरता है, 2 सेकंड के लिए चलता है, फिर बंद कर देता है, बंद कर देता है पावर दिखाने के लिए। पावर दिखाने के लिए। अच्छा ये वही है, हाइड्रो वो है। तो हाँ, अच्छा यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ से देखो। पानी, तो ये जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं मतलब पानी के लिए वेट कर तो रहे पानी के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये सीन क्या नरेट कर रहा है कि कैरेक्टर जो है वो कितना पावरफुल है कि वो नीचे इतने लोगों के ऊपर होल्ड कर रहा है ना। तो हाँ, अब अगर ये चीज कैसे दिखाए, हाँ सबसे ऊपर में यही है जो ये चीज बोल रहे हैं ना, बिल्कुल वही चीज, वो चीज कैसे दिखाई जाए, तो इसके अलावा और कोई एंगल से दिखा नहीं सकते तुम। बिल्कुल। तो इसमें तुमको क्या दिख रहा है? नैरेटिव हाई एंगल में पावर दिख गया, हैं। हाँ नैरेटिव हाई एंगल में पावर दिख गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज में दिखाया ही नहीं जा सकता ना इसको। ये एक और मूवी है जिसका नाम है जॉन माइकल केन, पिक्चर आई थी, एक्टर का नाम था जॉन माइकल केन और मूवी का नाम ही केन था शायद। तो इसमें एक एक्टर, जैसे गुरु पिक्चर देखे हो ना, जीरो से एक बंदा बनता है और बन के अमीर हो जाता है, वैसे ही इसमें भी था, वो जीरो से बनता है अमीर और अमीर से बनता है जीरो। पहले बहुत पावरफुल हो जाता है, ओवर पावर्ड हो जाता है, फिर पूरा पावर चला जाता है। तो वो एक मूवी थी। इसमें ये उसकी ख्याति बताते हैं, ख्याति मतलब फेमस कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले ऐसे 2 जन खड़े रहते हैं और 4 वो रहते हैं, न्यूज़पेपर रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो 4 से 8 न्यूज़पेपर होते हैं और बढ़ते 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 बढ़ता जा रहा है। तो वहीं से वो लोग स्टिल खड़े हैं, बस पेपर बढ़ते जाते, पेपर बढ़ते जाते, पेपर बढ़ते जाते, वो सीन था। सो इसमें भी हाई एंगल के भी 3 अलग अलग टाइप्स निकलते हैं। नैरेटिव हाई एंगल होता है, विस्केरियल हाई एंगल होता है और कैरेक्टर ड्रिवन हाई एंगल होता है। तीनों का इफेक्ट अलग अलग आता है। इफेक्ट ऑफ हाई एंगल शॉट 3 वेज है, वही चीज़ है, मैं अभी इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगा। तो नैरेटिव हाई एंगल से हम लोग ने क्या देखा? पावर नज़र आ रहा है, हाई एंगल से पावर दिखाया आपने, ये नैरेटिव हाई एंगल शॉट है। ठीक। ये विस्केरियल हाई एंगल होता है। This is where a director uses a high angle shot to generate a feeling within the mind of the viewer. That feeling is most often tied to human beings natural fear of falling from height, यानी कि डर बैठाने के लिए, है ना, विस्केरियल हाई एंगल देता है। तो मूवी में जैसे ये एक सीन था, कौन सा था मूवी, एक मैट्रिक्स आई थी, मैट्रिक्स देखे ना, थोड़ा 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 देखे, तो क्या देखे, कौन सा वाला मैट्रिक्स देख रहे थे? तो वो कियानो रीव्स हीरो था उसमें। तो कियानो रीव्स की शुरुआत के ही सीक्वेंस में ये होता है कि उसको फ़ोन आता है और उसको बताया जाता है कि तुम क्या बोलते, तुम्हारे पीछे एजेंट लगे हुए हैं, तुम भागो। तो उठ के भागता है और भागते भागते उसको बोलता है कि तुम क्या बोलते, बिल्डिंग के वहाँ पे बाहर निकलो और चलो, तुमको बचना है कैसे भी। वहाँ बोलता है ना कि तुमको एजेंट से मत फंसना, बाकी सब चीज़ हो जान दो लेकिन एजेंट से मत फंसना, ऐसा बोलता है। वो जाता है और उसको बोलते हैं कि मतलब वो भागते भागते बिल्डिंग के नीचे तो एजेंट्स आ जाते पूरे, तो कहाँ जाऊँगा, तो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना होता है। तो वो क्या करता है, वो रेलिंग पे चलना शुरू करता है। तो उसमें दिखाने के लिए कि वो कितने ऊंचे पे जा रहा है, वो चीज़ दिखाने के लिए विस्केरियल एंगल शॉट यूज़ करते किया था। और फिर उसके बाद वही है कि वो उसको डर लगता है, डर लगने के कारण वो एजेंट उसको पकड़ लेते हैं, फिर ले जाते हैं उसको।
कैप्चर हो जाता है वो। ठीक, तो देखने लायक पिक्चर है मैट्रिक्स, है ना। ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये भी विस्केरियल एंगल है, जानबूझ के, ये कोई उसका नहीं है, ये एक कंपोजिशन का है, मतलब किसी ने कंपोज किया हुआ डाला था। मैंने इसको जानबूझ के डाला क्योंकि एक है बिल्कुल 90 डिग्री टॉप पे और एक जो है वो आपका थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ है 90 डिग्री से। इससे भी क्या फीलिंग आती है कि आप डेप्थ देख रहे हो कि ये लड़की जहाँ बैठी है वहाँ से कितना नीचे नीचे है ना। तो एक फीलिंग आता है जब आप गौर से उस इमेज को देखते हो ना, तो एक फीलिंग आता है कि आप कहीं यहाँ से गिर ना जाओ, है ना। तो ये जो फीलिंग है ना, इसको विस्करियल बोलते हैं। डरावनी सी फीलिंग आती जो वर्टिकल डर जो होता है ना, जिसको हाइट के कारण, उनको यही फीलिंग आती विस्करियल। हाँ, आपका टेंशन नहीं। Character driven high angle. Character driven high angle shots can signal a character's vulnerability, right? Vulnerability, that means कमजोरी, है ना। अगर कमजोर दिखाना है हाई एंगल में, तो इट इज लाइक अ साइकोलॉजिकल वेंटेज पॉइंट फॉर एनीवन अदर देन द कैरेक्टर इन द फ्रेम। Most example do not have a practical reason for using a high angle, but very simply a psychological and film grammar rational. That means कोई psychologically अगर आपको दिखाना है कोई मूवी में ऐसा सीन जिसमें कैरेक्टर कमज़ोर हो रहा है, then you will use high angle shots. तो उसके लिए कैरेक्टर को ऑफ ही रखना पड़ता है, उसको सेंट्रिक नहीं रखना है। अगर कैरेक्टर सेंट्रिक रख दोगे तो दूसरी फीलिंग आ जाएगी, लेकिन अगर उसको ऑफ रखोगे और फोकस आपने किस पे, हाई एंगल पे रखा है, केन अब पावर में आ गया, तो उसके कंटेम्प्रेरी में जो कैरेक्टर था, जो भी विलन होगा या जो भी वो होगा, यहाँ पे तो विलन ही केन था, तो जो भी उसके कंटेम्प्रेरी में व्यक्ति था वो अब कमज़ोर हो गया, तो उसको ऑफ कर दिए, सीन से बाहर निकाल दिए। अब ये सीन में आ गया हाई एंगल पावर में, ये समझे। तो ये कैरेक्टर ड्रिवन हाई एंगल्स होते हैं। यानी ऐसे समझ लो, नैरेटिव हाई एंगल में पावर दिखेगा, अगर आपने विस्कैरियल हाई एंगल दिया तो डर आएगा, और कैरेक्टर ड्रिवन हाई एंगल दिया तो कमजोरी आएगी। ठीक, डच एंगल, ये होता है डच एंगल। अ डच एंगल नोन एज डच टिल्ट, कैंटेड एंगल और ऑब्लिक एंगल, ये तीनों इसके टेक्निकल टर्म हैं। इसको डच एंगल भी बोलते हैं, यानी डच टिल्ट भी बोलते हैं, कैंटेड एंगल भी बोलते हैं, और ऑब्लिक एंगल भी बोलते हैं। इज अ टाइप ऑफ कैमरा शॉट दैट हैज अ नोटिसेबल टिल्ट ऑन द कैमरास एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस राइट और लेफ्ट में हल्का टिल्ट होता है, ठीक है। मोस्टली 27 to 45 डिग्री का टिल्ट दे दिया जाता है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। ठीक, इट्स अ कैमरा टेक्निक दैट वाज यूज्ड बाय द जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट इन द 1920, यानी 1920 में आई थी ये एग्जिस्टेंस में, जो कि एक जर्मन उसने बनाया था। सो इट्स नॉट एक्चुअली डच, डच सिनेमा ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था उसको, लेकिन एक जर्मन फिल्मोग्राफर था, एक्सप्रेशनिस्ट था, जिसने पहले 1920 में इसको बनाया था। तो एक्चुअली डच नहीं है, लेकिन डच मूवीज़ ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इसलिए डच एंगल पे आ गया वो। ये मूवी बता सकते हो, नीचे वाली तो बता ही सकते हो, कौन सी है नीचे वाली? थॉर, थॉर, माइटी थॉर। और क्या, ऊपर वाली भी आइकॉनिक मूवी है, जॉज। जॉज शार्क वाली मूवी थी, इसी के बाद से आप लोग जो है वो शार्क से डरना शुरू हुए, और ढेर सारी शार्क की मूवी आई, और अभी मैगलाडॉन आई थी, हाँ, तो देखने वाली पिक्चर है मैगलाडॉन, जॉज। जॉज अलग है, मैगलाडॉन अलग है। तो ये जॉज का डच एंगल सीन था, जिसमें जैसी वो क्या है, वो नॉर्मल ऐसे चारा डालता रहता है मछलियों के लिए, गारा डालता रहता है,
कि अब निकलेंगे करके, मछलियाँ आ जाएंगी, तराई करता रहता है। तो लोग क्या है, ढेर सारे रखा रहता है मीट का लोफ, और ऐसा डालता जाता है, धीरे धीरे डालता जाता, और अचानक से एक बड़ी वाली शार्क आके वो पूरा लेके एक बार में चली जाती। तो ये सीन आता है, उसके बाद उसको देख के समझ में आता है कि अरे मैं तो मछलियाँ ला रहा था, लेकिन यहाँ तो बड़ी शार्क आ गई, और साइज देख के उसकी हालत खराब हो जाती है। डच एंगल दिया। डच एंगल में क्या होता है, स्लाइटली ऐसी फील आती रहती है कि आप गिरने वाले हो, लेकिन गिरते नहीं हो, तो अनसेटलिंग फील होता है। ओवर द हेड शॉट, प्रोबेबली आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन लाइटिंग वाला भी आएगा सिस्टम, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको यहीं तक छोड़ते हैं ना। क्लास में सोच रहा था, पहले मैं सोच रहा था कि मैं ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर मैं बोला चलो ठीक है, और क्या। देखो, इसको इंटरेस्टिंग हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं कि आप जो जो चीज़ सीख रहे हो उस चीज़ का एक्चुअल असाइनमेंट में इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिकली डाल दें, है ना। प्रैक्टिकल्स करोगे तो ये सिनेमेटोग्राफी थोड़ी लंबी खींचती है ना। तो प्रैक्टिकल डालेंगे, सीन शॉट डालेंगे। मैं आपको मूवी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप उसको देखें और उसको रिक्रिएट करें, सीन रिक्रिएट करिए। मूवी एग्जांपल का वो सीन क्यों डाला हुआ है, शॉट देख के केवल जानकारी के लिए नहीं, वो तो देखिए और उसको रिक्रिएट कीजिए। और आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये सीन बनाने में मुश्किलात महसूस हो, ये भी बन जाएगा। ग्रीन क्रोमा में खड़े होके नहीं शूट ले लोगे तो बन जाएगा। ग्रीन क्रोमा में खड़े हो गए, ऊपर से कैमरे से शूट ले लिए, हाई एंगल है ना, ओवर द हेड शोल्डर शॉट है, ऊपर कैमरा रख के लिया जाता है ना। गॉड आई व्यू भी बोलते हैं, बर्ड आई व्यू भी बोलते हैं, ओवर द हेड शॉट भी बोलते हैं कि नहीं। डच शॉट लेके देखो, हाँ, जो आप ऐसे महसूस करोगे वैसे ही अपने कैमरे से महसूस करवाओ, और क्या। So that's it for today. Okay, bye bye, take care.